आज हम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी का एक बहुत जरूरी हिस्सा शुरू कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशंस। हाँ, अक्सर इन्हें बस रटने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। हम इन्हें इस तरह समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं और परीक्षाओं में कोई गलती ना हो। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ मतलब बताना नहीं है, बल्कि हर प्रेपोजिशन के पीछे जो एक लॉजिक छिपा है ना, उसे समझना है। सही। प्रेपोजिशंस असल में शब्दों के बीच का रिश्ता बताते हैं। कोई चीज किसी के साथ है, किसी से अलग है या किसी की तरफ जा रही है। हाँ। एक बार ये पैटर्न समझ आ गया तो फिर इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की हमारी पड़ताल ब्लैक बुक के 21 से 30 नंबर के प्रपोजिशंस पर होगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पहला शब्द है एक्वेंटेंस विद। अब हम सब रोज नए लोगों से मिलते हैं, पर जान पहचान के लिए विद ही क्यों लगता है? एक्वेंटेंस ऑफ या एक्वेंटेंस टू क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ विद का मतलब सिर्फ के साथ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जुड़ाव या संगति दिखाता है। अच्छा। जब आपकी किसी से जान पहचान होती है तो आप उनके साथ एक सामाजिक दायरे में होते हैं, भले ही वो जुड़ाव बहुत गहरा ना हो। ओके। विथ उस साझा स्पेस या अनुभव को दिखाता है। अच्छा। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे मैं कह सकता हूँ कि माई अक्वेंटेंस विद द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्टिल बेसिक। हाँ। मतलब उस भाषा के साथ मेरा परिचय अभी शुरुआती है। बिल्कुल सही उदाहरण। और ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि विषयों, तथ्यों या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिससे आपका परिचय हो। जैसे शी हैज अ गुड अक्वेंटेंस विद द लोकल हिस्ट्री, यानी स्थानीय इतिहास के साथ उसकी अच्छी जान पहचान है। और एक आम गलती जो लोग करते हैं वो अक्वेंटेंस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं राम का परिचय तो हाँ, अक्वेंटेंस ऑफ राम होगा। एग्जैक्टली जबकि सही होगा माई अक्वेंटेंस विथ राम, क्योंकि आप राम के साथ परिचित हैं। ऑफ का इस्तेमाल यहाँ गलत है। सही। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अ मियर अक्वेंटेंस विद द फैक्ट्स इज नॉट इनफ फॉर दिस डिबेट। मतलब इस बहस के लिए तथ्यों से महज परिचय काफी नहीं है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो विद का मतलब है जुड़ाव और संगति। अब अगले शब्द पर आते हैं जो थोड़ा अलग भाव देता है, एक्वियस इन। इसका मतलब है किसी बात को मान लेना, अक्सर बिना मन के। इसमें इन का क्या काम है? यहाँ इन किसी स्थिति या अवस्था को दिखाता है। आप किसी फैसले या योजना में अपनी मौन सहमति दे रहे हैं। मौन सहमति? हाँ, और एक्वियस शब्द को याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। बताइए। इसमें क्वाइट यानी शांत की ध्वनि छिपी है। जब आप किसी चीज में क्वाइट होकर या बिना विरोध किए हाँ कर देते हैं तो आप एक्वियस इन करते हैं। ये तो शानदार कनेक्शन है, लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या इसका मतलब हमेशा चुप रहना ही है, या कोई जाहिर तौर पर भी बेमन से हाँ कर सकता है? क्या ये क्वाइट वाला कनेक्शन सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है? नहीं, ये ट्रिक से ज्यादा है। एक्वियस का जो मूल भाव है ना, वो ही विरोध की अनुपस्थिति है। अच्छा। हो सकता है आप बोलकर हाँ कहें, लेकिन आपके एक्शन या शब्दों में विरोध नहीं झलकता। ओके। आप उस स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। ओके। जैसे एक ऑफिस की कल्पना कीजिए जहां बॉस ने एक नया नियम बनाया है जो किसी को पसंद नहीं, लेकिन टीम में कोई बहस नहीं करना चाहता। The team had to acquiesce in the new policy to maintain peace. समझ गया। तो वो उस पॉलिसी में सहमत हो गए, भले ही मन से ना हुए हों। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह की निष्क्रिय स्वीकृति है। हाँ, पैसिव एक्सेप्टेंस। एक और उदाहरण हो सकता है, For years, the citizens acquiesced in the corrupt practices of their leaders. बिल्कुल, मतलब सालों तक नागरिक अपने नेताओं के भ्रष्ट कामों में चुपचाप सहमति देते रहे। यहाँ इन उस व्यवस्था या स्थिति को दिखा रहा है जिसे स्वीकार कर लिया गया। एकदम सही। चलिए अब एक बिल्कुल विपरीत भाव वाले प्रपोजिशन की बात करते हैं। ओके। हमने एक्वीस इन में किसी स्थिति में शामिल होने की बात की। अब बात करते हैं किसी आरोप से बाहर निकलने की। शब्द है एक्विट ऑफ। एक्विट ऑफ। यहाँ ऑफ का क्या लॉजिक है? यहाँ ऑफ अलगाव या स्रोत को दर्शाता है, जिसे हम सेपरेशन कहते हैं। अच्छा, सेपरेशन। जब कोर्ट किसी को एक्विट ऑफ अ चार्ज करता है तो वो उस व्यक्ति को उस आरोप के स्रोत से अलग कर रहा है, उसे उस बोझ से मुक्त कर रहा है। मतलब क्विट का मतलब भी छोड़ना होता है, तो आरोप से छोड़ देना। सही पकड़ा। तो ऑफ का मतलब हुआ से अलग होना, जैसे गेट रिड ऑफ समथिंग।
बिल्कुल। एक कोर्ट रूम का सीन दिमाग में आता है जहां जज कहते हैं द कोर्ट एक्विट्स यू ऑफ द मर्डर चार्ज। हाँ, मतलब अदालत आपको हत्या के आरोप से बरी करती है। एकदम सही। और यहाँ एक आम गलती होती है ना? हाँ, बहुत लोग अक्विट फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हिंदी में से का अनुवाद फ्रॉम लगता है। सही बात है। लेकिन ग्रामेटिकली अक्विट ऑफ ही सही है। फ्रॉम का इस्तेमाल किसी जगह से आने के लिए होता है, जबकि ऑफ किसी आरोप से मुक्ति के लिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो एक और उदाहरण देखते हैं। He was acquitted of all blame in the matter. मतलब उससे उस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। बिल्कुल। तो अब तक हमने देखा विद जुड़ाव के लिए, इन किसी स्थिति में होने के लिए। हाँ, और ऑफ किसी चीज से अलग होने के लिए। हाँ, देखिए कैसे ये छोटे छोटे शब्द पूरे मतलब को दिशा दे रहे हैं। हाँ, ये तो रिश्तों की तरह है। अब एक ऐसे प्रपोजिशन की बात करते हैं जो बहुत ही वर्सेटाइल है और कई तरह के रिश्ते दिखाता है। टू। हाँ, टू बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास टू वाले 4 शब्द हैं। अडेप्ट टू, एडिक्टेड टू, अडियर टू और एडजेसेंट टू। क्या हम इन्हें एक साथ समझ सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा तरीका है इन्हें समझने का। टू का जो मूल काम है वो एक दिशा, एक डायरेक्शन या मंजिल दिखाना है। डायरेक्शन। हाँ, ये एक तरह का कनेक्शन भी स्थापित करता है। चलिए अडेप्ट टू से शुरू करते हैं। अडेप्ट टू का मतलब है किसी नई स्थिति के अनुसार खुद को ढालना। सही। यहाँ टू उस नई स्थिति की ओर इशारा कर रहा है जिसकी तरफ आप बदल रहे हैं। अच्छा। आप उस मंजिल के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। जैसे एनिमल्स इन द डेजर्ट हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम हीट। वे गर्मी के अनुसार ढल चुके हैं। बिल्कुल। ये टू का डायरेक्शन वाला एस्पेक्ट एकदम साफ है। इसी लॉजिक से देखें तो एडिक्टेड टू भी समझ आता है। बताइए कैसे? यहां भी इंसान किसी बुरी आदत की तरफ खिंचा चला जाता है। वो आदत उसकी मंजिल बन जाती है, भले ही वो गलत हो। बिल्कुल सही पकड़ा। एडिक्टेड टू में टू एक बहुत मजबूत, लगभग अटूट जुड़ाव को दिखाता है। आप उस चीज से ऐसे जुड़ जाते हैं कि अलग होना मुश्किल हो जाता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली मेनी यंग पीपल आर एडिक्टेड टू देयर स्मार्टफोन्स। और ये एडिक्शन सिर्फ नशीली चीजों के लिए नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई काम करने के लिए भी हो सकता है। जैसे शी इज एडिक्टेड टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स। हाँ, हालांकि एडिक्टेड का जो भाव है वो ज्यादातर नेगेटिव होता है। सही। अब इसी टू के लॉजिक को अडहियर टू पर लागू करते हैं। अडहियर टू मतलब नियमों या सिद्धांतों का पालन करना। हाँ, यहाँ टू का क्या काम है? शायद यहाँ टू उन नियमों या सिद्धांतों से चिपके रहने का भाव दे रहा है। मतलब उस रास्ते से ना हटना। एकदम सही। अडहियर शब्द में ही एडहेसिव यानी गोंद जैसा भाव है। हाँ, आप नियमों से गोंद की तरह चिपक जाते हैं। टू यहाँ उस रास्ते या सिद्धांत को दिखाता है जिससे आप जुड़े हुए हैं। ओके। जैसे all employees are expected to adhere to the company's code of conduct। इसका एक विजुअलाइजेशन मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? जैसे कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की किताब से सचमुच चिपका हुआ है। Adhere to the rules। हाँ, ये याद रखने में मदद करेगा। और अब टू का आखिरी इस्तेमाल देखते हैं। Adjacent to। Adjacent to जिसका मतलब है ठीक बगल में। यहाँ टू क्या कर रहा है? यहाँ टू लोकेशन बता रहा है, किसी चीज के बगल में। जैसे My house is adjacent to a park। मतलब मेरा घर पार्क से सटा हुआ है। बिल्कुल। यहाँ टू उस पार्क को रेफरेंस पॉइंट बना रहा है जिसके बगल में घर है। सही। तो देखिए, एक ही प्रेपोजिशन टू ने हमें दिशा, लत, पालन और लोकेशन 4 अलग-अलग तरह के रिश्ते दिखाए। वाकई प्रेपोजिशंस की दुनिया बहुत दिलचस्प है ना? अच्छा, एक शब्द है अडेप्ट, जिसका मतलब है निपुण या कुशल। अडेप्ट। लेकिन इसके साथ कभी एट लगता है और कभी इन। इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। क्या आप इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं? जरूर। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ओके। अडेप्ट एट का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी खास काम या स्किल की बात कर रहे हों जिसमें शारीरिक या व्यावहारिक क्रिया शामिल हो। एट किसी एक्टिविटी पॉइंट को दिखाता है। जैसे ही इज अडेप्ट एट प्लेइंग द फ्लूट। बिल्कुल। यानी वो बांसुरी बजाने में निपुण है। ये एक स्पेसिफिक स्किल है। बिल्कुल। या ही इज सरप्राइजिंगली अडेप्ट एट फिक्सिंग ओल्ड क्लॉक्स। पुरानी घड़ियां ठीक करने में। अच्छा। अब आते हैं अडेप्ट इन पर। हाँ। इसका इस्तेमाल किसी व्यापक विषय
ज्ञान के क्षेत्र या किसी कला के लिए होता है जो सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक पूरा डिसिप्लिन है। अच्छा। तो मैं कह सकता हूँ द प्रोफेसर इज अडेप्ट इन एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ, क्योंकि ये एक पूरा विषय है। और द आर्टिस्ट इज अडेप्ट इन द यूज ऑफ वाटर कलर्स, क्योंकि ये चित्रकारी की एक पूरी विधा है। आपने बिल्कुल सही समझा। हालांकि आजकल आम बोलचाल में लोग इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण के नजरिए से और परीक्षाओं के लिए ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो आर्ट फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन, इन फॉर अ ब्रॉडर फील्ड। प्रिसाइसली। ये तो बहुत काम की जानकारी है। अब हमारे पास दो शब्द बचे हैं, एक्ट अपॉन और एडिक्वेट फॉर। हाँ। पहले एक्ट अपॉन को लेते हैं। इसका मतलब है किसी सलाह या जानकारी पर अमल करना। यहाँ लॉजिक बहुत सीधा है। अपॉन का मतलब है के आधार पर या के ऊपर। जब आप किसी सलाह अपॉन एक्ट करते हैं तो आपका एक्शन उस सलाह पर आधारित होता है। वो सलाह आपके काम का आधार बनती है। जैसे डॉक्टर ने कोई सलाह दी और मरीज ने उस सलाह पर एक्ट किया, ये तो काफी सहज है। हाँ। द पुलिस एक्टेड अपॉन द इंफॉर्मेशन दे रिसीव्ड। पुलिस ने मिली जानकारी पर कार्रवाई की। हाँ, ये काफी सीधा है। अपॉन यहाँ कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता बना रहा है। जानकारी मिली, उसके आधार पर एक्शन हुआ। और हमारा आज का आखिरी शब्द है एडिक्वेट फॉर। एडिक्वेट फॉर मतलब किसी उद्देश्य के लिए पर्याप्त होना। यहाँ प्रपोजिशन फॉर अपने सबसे बुनियादी रूप में है। फॉर का मतलब ही है के लिए या किसी उद्देश्य से। सही। जब कोई चीज किसी खास काम फॉर यानी के लिए एडिक्वेट यानी पर्याप्त होती है, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे इज योर इनकम एडिक्वेट फॉर योर फैमिलीज नीड्स। क्या आपकी आमदनी आपके परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल। यहाँ फॉर उस उद्देश्य को साफ साफ बता रहा है जिसके लिए पर्याप्तता को मापा जा रहा है। अच्छा। एक और उदाहरण, द फूड सप्लाईज वर नॉट एडिक्वेट फॉर द लॉन्ग जर्नी। खाने का सामान लंबी यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। एग्जैक्टली। तो आज हमने 10 फिक्स प्रपोजिशंस को सिर्फ रटा नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानियों और रिश्तों को समझा। हाँ, हमने देखा कि प्रेपोजिशन सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि वो वाक्यों में लॉजिक का धागा पिरोते हैं। सही। चाहे वो विथ का जुड़ाव हो, ऑफ का अलगाव, इन की अवस्था हो या टू की बहुमुखी दिशा। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो वोकैबुलरी सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक खोज बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और अब हमारे लिसनर्स के लिए सोचने के लिए एक विचार। जरूर। आज हमने एडहियर टू मतलब नियमों से चिपकना और एक्वियस इन मतलब मजबूरी में मानना को अलग अलग समझा। हाँ। पर असल जिंदगी में क्या हम अक्सर नियमों का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम समाज या किसी अथॉरिटी के दबाव में चुपचाप एक्वियस कर जाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। हमारे पालन करने के पीछे एडहिरेंस है या एक्वियसेंस? इस पर सोचिएगा। वोकैबुलरी के सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे स्कोरिंग हिस्सों में से एक है होमोनिम्स और होमोफोन्स। बिल्कुल। एसएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ट्रिकी वर्ड्स पूछे जाते हैं जहां एक शब्द का मीनिंग कुछ और निकल जाता है या फिर दो वर्ड्स सुनने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, और यही वजह है कि इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। होमोनिम्स और होमोफोन्स न सिर्फ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं बल्कि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन में भी आपका गेम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। बिल्कुल। और इन्हें पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कभी-कभी एक पहेली की तरह बिहेव करती है। एक ही साउंड, एक ही स्पेलिंग, लेकिन मतलब बदलते ही पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ हम सिर्फ शब्द नहीं रट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनके बीच के बारीक फर्क को समझ रहे हैं जो सटीक कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग और एग्जाम स्मार्ट जर्नी जहां वर्ड्स होंगे वही लेकिन मीनिंग्स होंगे कई। चलिए। हमारा पहला समूह है एडिशन, एडिशन और एडिक्टेड। सुनने में बहुत करीब लगते हैं, खासकर पहले दो। लगता है जैसे एक ही शब्द के भाई बहनों, है ना? हाँ, और यही पर एग्जाम में ट्रैप सेट होता है। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला शब्द है एडिशन। एडिशन पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एक नाउन यानी संज्ञा है। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ एडिंग यानी जोड़ना या वृद्धि करना। अच्छा, ये तो एड वर्ब से ही बना है तो याद रखना आसान है। जैसे गणित में 2+2 का एडिशन। एकदम सही। या फिर द न्यू विंग इज अ ब्यूटिफुल एडिशन टू द हॉस्पिटल, मतलब अस्पताल में जो नया विंग बना है वो एक अच्छी वृद्धि है। समझ गई। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, एडिशन।
एडिशन। ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका लेना देना जोड़ने से नहीं बल्कि पब्लिशिंग से है। इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दें, ये ए से नहीं ई से शुरू होती है, EDITION। ओ, ई से। हाँ, इसका मतलब है अ पर्टिकुलर फॉर्म और वर्जन ऑफ अ पब्लिश्ड टेक्स्ट, यानी किसी किताब या अखबार का संस्करण। अच्छा, तो जैसे किसी किताब का फर्स्ट एडिशन या रिवाइज्ड एडिशन होता है, मतलब पहले से छपी हुई चीज में कुछ एडिट करके नया वर्जन निकालना। ई फॉर एडिशन, ई फॉर एडिट, ये अच्छा तरीका है याद रखने का। बिल्कुल। अब तीसरे शब्द पर आते हैं, एडिक्टेड। ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। अच्छा। इसका मतलब है अनेबल टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज का आदी होना या लत लग जाना। जैसे ही इज एडिक्टेड टू हिज फोन, मतलब उसे अपने फोन की लत लग गई है। तो यहाँ एड का मतलब जुड़ना है, लेकिन एक बुरी आदत से जुड़ना। सही पकड़ा। तो अगर हम तीनों को एक साथ देखें, एक समरी की तरह। हाँ, एडिशन एक नाउन है जिसका मतलब है जोड़ या वृद्धि। ठीक है। एडिशन भी एक नाउन है, मतलब किताब का संस्करण। और एडिक्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है किसी बुरी आदत का आदी। फर्क बिल्कुल साफ है। बहुत बढ़िया। अब अगला जोड़ा है एडोर और अडोन। यहाँ तो सिर्फ एक एन का खेल है, लेकिन अर्थ में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सही कहा। और प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत हल्का सा फर्क है। एडोर और अडोन, जहाँ एन पे हल्का सा जोर आता है। एडोर, अडोन। बिल्कुल। चलिए पहले एडोर को समझते हैं। ये एक वर्ब है, यानी क्रिया है। ठीक है। इसका मतलब है टू लव एंड रिस्पेक्ट समवन डीपली, यानी बहुत ज्यादा चाहना, प्यार करना या पूजना। इसमें सिर्फ पसंद करना नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान का भाव भी है। तो ये एक आंतरिक भावना है जिसे हम महसूस करते हैं। बिल्कुल। जैसे फैंस अडोर देयर फेवरेट सेलिब्रिटीज। बिल्कुल। अब इसी से मिलता जुलता शब्द देखते हैं, अडोर्न। इसके अंत में एन है, ADORN। अडोर्न। ये भी एक वर्ब है। हाँ। लेकिन इसका मतलब है टू डेकोरेट समथिंग, यानी सजाना। ये एक बाहरी क्रिया है, इसमें भावना नहीं बल्कि सजावट का काम है। अच्छा, तो अडोर एक इंटरनल फीलिंग है और अडॉर्न एक एक्सटर्नल एक्शन। जैसे द ब्राइड वॉज अडॉर्न्ड विद ज्वेल्स, मतलब दुल्हन को गहनों से सजाया गया था। वाह, क्या बढ़िया कनेक्शन बनाया। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। अडोर दिल से होता है, अडॉर्न हाथों से। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और जोड़ा है जहां ये इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल का आइडिया कंफ्यूजन पैदा करता है, एडवर्स और एवर्स। ये जोड़ी बहुत परेशान करती है क्योंकि दोनों एडजेक्टिव्स हैं और सुनने में भी लगभग एक जैसे हैं। तो आपकी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वाली थ्योरी यहाँ भी काम कर सकती है। अच्छा, तो एडवर्स बाहरी हालात होंगे, जैसे एडवर्सिटी यानी विपत्ति, जो बाहरी होती है। एकदम सही पकड़ा। एडवर्स जो कि एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब ही है अनफेवरेबल और हार्मफुल, यानी प्रतिकूल या विपरीत। एडवर्स, इसकी स्पेलिंग में डी है। हाँ, ADVERSE। ये हमेशा बाहरी परिस्थितियों, स्थितियों या प्रभावों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एडवर्स वेदर, खराब मौसम। या एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अ मेडिसिन, मतलब दवा के दुष्प्रभाव। ये वो हालात हैं जो हमारे खिलाफ हैं। ठीक है, तो एडवर्स का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसका मतलब अवर्स किसी व्यक्ति की अपनी भावना होगी। बिल्कुल। अवर्स ये भी एडजेक्टिव है और इसकी स्पेलिंग में डी नहीं है, AVERSE। अवर्स, इसका मतलब है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और ऑपोजिशन टू समथिंग, यानी किसी चीज के विरुद्ध होना या अनिच्छुक होना। ये आपकी आंतरिक भावना है, आपकी अपनी नापसंदगी। जैसे आई एम अवर्स टू वेकिंग अप अर्ली, मतलब मैं सुबह जल्दी उठने के सख्त खिलाफ हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। परफेक्ट एग्जाम्पल। तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एडवर्स। एडवर्स मतलब बाहरी प्रतिकूल हालात, जो एडवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और अवर्स, अवर्जन मतलब आंतरिक व्यक्तिगत नापसंद, जो अवर्जन यानी घृणा से जुड़ा हुआ है। अगला जोड़ा ऐसा है जिसमें मैं खुद कई बार गलती कर चुकी हूँ, अफेक्ट और इफेक्ट। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि एक क्रिया है और दूसरा संज्ञा, लेकिन सुनने में लगभग एक जैसे हैं। चलिए इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत मशहूर तरीका है रैवन रूल। रैवन? हाँ, RAVEN। रिमेंबर, अफेक्ट इज अ वर्ब एंड इफेक्ट इज अ नाउन। ये नियम 90% मामलों में आपका काम कर देगा। रैवन, अफेक्ट इज अ वर्ब, इफेक्ट इज अ नाउन। दिलचस्प है। तो अफेक्ट को पहले समझते हैं।
ए फॉर एक्शन, तो ये एक क्रिया होगी। सही है। ज्यादातर मामलों में अफेक्ट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव डालना। ये एक एक्शन है। जैसे द कोल्ड वेदर अफेक्टेड माई हेल्थ। ठंडे मौसम ने मेरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला। यहाँ अफेक्ट एक क्रिया है। ठीक है, तो अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना। अब आते हैं इफेक्ट पर। रेवन के हिसाब से ई फॉर इफेक्ट, एन फॉर नाउन, तो ये एक संज्ञा है। बिल्कुल, इफेक्ट नाउन के रूप में इसका मतलब है अ रिजल्ट और अ कॉन्सिक्वेंस, यानी परिणाम या प्रभाव। तो ये एक्शन नहीं है, बल्कि एक्शन का नतीजा है। एकदम। जैसे द मेडिसिन हैड एन इमीडिएट इफेक्ट, दवा का तुरंत परिणाम दिखा। या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस न्यू पॉलिसी? तो द वेदर अफेक्ट्स माई मूड, मतलब मौसम मेरे मूड पर प्रभाव डालता है। एंड द वेदर हैज अ बैड इफेक्ट ऑन माई मूड, मतलब मौसम का मेरे मूड पर बुरा प्रभाव है। वाह, एक जगह क्रिया, दूसरी जगह संज्ञा, ये तो बहुत साफ हो गया। हाँ, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो एडवांस्ड यूसेज में आता है। अच्छा। कभी कभी इनके रोल्स उल्टे हो जाते हैं। इफेक्ट को वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट चेंज, यानी किसी बदलाव को लागू करना। ओह, ये मैंने नहीं सुना था। ये बहुत फॉर्मल यूसेज है। जैसे द न्यू सीईओ वांट्स टू इफेक्ट मेजर चेंजेस, मतलब वो बड़े बदलाव लाना चाहती है। और अफेक्ट का नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है ना? मैंने साइकोलॉजी में सुना है। हाँ, साइकोलॉजी में अफेक्ट नाउन के रूप में, उसका मतलब होता है इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी भावना की अभिव्यक्ति। जैसे द पेशेंट शोड अ फ्लैट अफेक्ट, मतलब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये दोनों रेयर यूसेजेस हैं। एग्जाम के लिए आप बस रेवन रूल याद रखें। अफेक्ट वर्ब इज इक्वल टू प्रभाव डालना, इफेक्ट नाउन इज इक्वल टू परिणाम। यही आपके 99% सवाल हल कर देगा। बहुत बढ़िया। तो एक्शन के लिए अफेक्ट और रिजल्ट के लिए इफेक्ट, अब ये हमेशा याद रहेगा। चलिए आज के हमारे आखिरी समूह पर चलते हैं, अफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट। अफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट, ये भी सुनने में काफी करीब है और दोनों का मतलब भी पीड़ा या कष्ट से जुड़ा है। हाँ, और दोनों ही वर्ब्स हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। लेकिन इनके बीच का फर्क एजेंट यानी कर्ता में छिपा है। कर्ता में मतलब कष्ट कौन दे रहा है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। पहले लेते हैं एफ्लिक्ट। इसका मतलब है टू कॉज पेन और सफरिंग टू समवन, यानी कष्ट देना। ये अक्सर किसी बीमारी, आपदा या मानसिक पीड़ा के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी पर आ पड़ती है। मतलब इसमें कष्ट देने वाला कोई इंसान नहीं होता, बल्कि कोई स्थिति या बीमारी होती है। एकदम सही। आप इसे ऐसे सोचें, द कंट्री वॉज अफ्लिक्टेड बाय फैमिन। देश अकाल से पीड़ित था। यहां अकाल किसी ने जानबूझकर नहीं भेजा। राइट। या ही इज अफ्लिक्टेड विथ अ रेयर डिजीज। वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। बीमारी एक स्थिति है, कोई व्यक्ति नहीं। अफ्लिक्ट में आप एक स्थिति के विक्टिम होते हैं। समझ गई। तो अब इन्फ्लिक्ट इससे कैसे अलग है? इसमें जरूर कोई कर्ता होगा जो जानबूझकर कष्ट दे रहा है। परफेक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब है टू फोर्स समवन टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी अनप्लेजेंट, यानी जबरदस्ती कुछ बुरा थोपना। हाँ, इसमें हमेशा कोई एजेंट होता है, कोई व्यक्ति या समूह जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। एफ्लिक्ट में कष्ट होता है, इन्फ्लिक्ट में कष्ट दिया जाता है। अच्छा, तो इसमें इरादा शामिल है। जैसे दिस सोल्जर्स इन्फ्लिक्टेड हेवी कैजुअलिटीज ऑन द एनिमी। सैनिकों ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। यहाँ सैनिकों ने जानबूझकर हमला किया। या द जज इन्फ्लिक्टेड अ सिवियर पनिशमेंट ऑन द क्रिमिनल। जज ने अपराधी को कड़ी सजा सुनाई। सजा दी गई, अपने आप नहीं हुई। सही। तो इसे याद रखने का सबसे सरल तरीका है, अफ्लिक्ट में कष्ट किसी स्थिति या बीमारी से होता है। एजेंट इज अ सिचुएशन। और इन्फ्लिक्ट में कष्ट किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दिया जाता है। एजेंट इज अ पर्सन और ग्रुप। तो आज हमने देखा कि कैसे स्पेलिंग और उच्चारण में छोटे छोटे बदलाव शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एडिशन और एडिशन, एडोर और अडोन, एडवर्स और अवर्स, इफेक्ट और इफेक्ट, और अफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट, इनके बीच का अंतर अब उम्मीद है कि बिल्कुल साफ हो गया होगा। बिल्कुल। और आज हमने सिर्फ 5 जोड़े देखे हैं। ये दिखाता है कि भाषा को सिर्फ रटना काफी नहीं है, उसके न्यूआंस को, उसकी बारीकी को समझना पड़ता है। और आज का सवाल ये सोचने के लिए है कि वोकैबुलरी सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हजारों शब्द रटना
या इन जैसे 100-200 मुश्किल शब्दों के बीच के फर्क को गहराई से समझना। शायद कम पढ़कर ज्यादा समझना ही स्मार्ट लर्निंग है। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना अंग्रेजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट है। दिलचस्प तो है। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन्हें रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझना है, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। बिल्कुल सही। हम हर फ्रेजल वर्ब को टुकड़ों में तोड़कर देखेंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और कुछ मजेदार ट्रिक्स और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो चलिए इस भाषाई सफर को शुरू करते हैं। तो लिस्ट में पहला है नंबर 21, अटेंड टू। सोर्स कहता है टू डील विथ और पे अटेंशन टू, मतलब ध्यान देना या देखभाल करना। हाँ, और यहाँ कीवर्ड है अटेंशन। देखिए, अटेंड का मतलब तो हम जानते हैं, जैसे टू अटेंड अ क्लास, लेकिन जब इसके साथ टू लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है अपना पूरा ध्यान किसी एक खास चीज की तरफ लगाना। अच्छा, तो टू यहाँ एक डायरेक्शन दे रहा है। एग्जैक्टली। तो अटेंड टू का मतलब है किसी काम या किसी इंसान पर ध्यान देना, उसकी जरूरतें पूरी करना। जैसे प्लीज अटेंड टू योर ड्यूटीज। मतलब अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ, अटेंड यानी ध्यान देना और टू मतलब किसी पर। बिल्कुल। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है। इसे अटेंशन टू से याद रखें। अटेंड टू सुनते ही अटेंशन शब्द दिमाग में आना चाहिए। ये अच्छा है। और विजुअलाइज करने के लिए सोचिए कि एक मैनेजर अपनी टीम से कह रहा है, वी नीड टू अटेंड टू दिस क्लाइंट्स कंप्लेंट इमीडिएटली। मतलब हमें तुरंत इस ग्राहक की शिकायत पर ध्यान देना होगा। तो अटेंड टू का सही इस्तेमाल तब होता है जब किसी चीज पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत हो। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगला नंबर 22 है बैक अवे। हिंदी में पीछे हटना, दूर जाना। सोर्स में परिभाषा है टू रिट्रीट और मूव बैकवर्ड। हाँ, तो यहाँ दो शब्द हैं, बैक मतलब पीछे और अवे मतलब दूर। तो बैक अवे का शाब्दिक अर्थ है पीछे होकर दूर जाना। अच्छा, तो ये फिजिकल मूवमेंट है। हाँ, ये अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब कोई किसी खतरनाक या असहज स्थिति से शारीरिक रूप से पीछे हटता है। जैसे he saw the snake and started to back away slowly। उसने सांप देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ, बैक यानी पीछे और अवे यानी दूर। और ट्रिक तो सीधी है, बैक होकर अवे हो जाना। बिल्कुल। विजुअलाइज कीजिए कि दो लोग बहस कर रहे हैं और माहौल बहुत गर्म हो रहा है। तो एक दोस्त दूसरे को इशारा करता है कि अब यहाँ से बैक अवे कर लेना ही बेहतर है। समझ गए। तो जब भी फिजिकली पीछे हटने की बात हो, बैक अवे एकदम सही शब्द है। अब आता है कंफ्यूजन वाला पार्ट। नंबर 23 है बैक डाउन। इसका मतलब है झुकना, हार मानना। सोर्स कहता है टू विड्रॉ अ क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट। हाँ, और ये बैक अवे से बिल्कुल अलग है। बैक अवे शारीरिक रूप से पीछे हटना है और बैक डाउन किसी बहस या अपनी बात से पीछे हटना है। परफेक्ट। यहाँ डाउन का मतलब है नीचे या झुकना, तो बैक डाउन मतलब अपनी जिद या दावे से नीचे आ जाना, यानी हार मान लेना। जैसे शी रिफ्यूज टू बैक डाउन इन द आर्ग्यूमेंट। उसने बहस में हार मानने से इनकार कर दिया। तो बैक डाउन हुआ, बैक यानी पीछे हटना और डाउन मतलब नीचे झुकना। और ट्रिक ये हो सकती है कि आप डाउन हो गए, मतलब अपनी बात से नीचे आ गए, झुक गए। हाँ बिल्कुल। सोचिए कि एक नेता ने कोई बड़ा दावा किया, लेकिन जनता के दबाव में आकर उसे अपनी बात वापस लेनी पड़ी। ही हैड टू बैक डाउन। तो अपनी जिद छोड़ने के लिए बैक डाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 24, बैक ऑफ। हिंदी में शामिल न होना, पीछे हटना। और परिभाषा है टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, टू विथड्रॉ। अब यहाँ ऑफ का मतलब है किसी चीज से संपर्क तोड़ना या अलग होना। तो बैक ऑफ का मतलब है किसी मामले से खुद को अलग कर लेना या फिर किसी को पीछे हटने के लिए कहना। अच्छा, तो ये एक तरह की चेतावनी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। जैसे द पुलिस टोल्ड द क्राउड टू बैक ऑफ। पुलिस ने भीड़ को पीछे हटने के लिए कहा, मतलब इस मामले में दखल देना बंद करो। तो ब्रेक डाउन हुआ, बैक यानी पीछे और ऑफ मतलब अलग हो जाओ। और ट्रिक हो सकती है बैक होकर मामले से ऑफ हो जाओ। सही है। इसका विजुअलाइजेशन तो बहुत आसान है। सोचिए आपका दोस्त किसी के निजी मामले में ज्यादा दखल दे रहा है और आप उसे कहते हैं, हे बैक ऑफ, इट्स नॉट योर बिजनेस। बिल्कुल। तो किसी को दूर रहने या दखल ना देने के लिए बैक ऑफ का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इस बैक परिवार का अगला सदस्य नंबर 25, बैक आउट, मतलब पीछे हटना, मुकर जाना।
सोर्स में लिखा है टू विथड्रॉ फ्रॉम एन अग्रीमेंट और कमिटमेंट। हाँ, अब यहाँ आउट का मतलब है बाहर, बैक आउट का मतलब है किसी वादे, सौदे या प्लान से बाहर निकल जाना। मतलब मुकर जाना। हाँ, और ये अक्सर एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प बट ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट। उसने मदद का वादा किया लेकिन आखिरी समय में मुकर गया। तो बैक आउट है, बैक यानी पीछे और आउट मतलब बाहर। इसकी ट्रिक तो मजेदार हो सकती है, जैसे प्लान के बैक दरवाजे से आउट हो जाना। हाँ, ये अच्छा है, बिल्कुल सही। विजुलाइज कीजिए कि आपने दोस्तों के साथ गोवा का प्लान बनाया, सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दोस्त ने आने से मना कर दिया। He backed out of the plan. एग्जैक्टली तो किसी वादे से मुकरने को बैक आउट कहते हैं। वाह। तो बैक अवे, बैक डाउन, बैक ऑफ, बैक आउट सब क्लियर हो गए। और एक और है। अच्छा। हाँ, नंबर 26 बैकअप। इसके दो मतलब हैं, समर्थन करना या डेटा की प्रतिलिपि बनाना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। सोर्स कहता है हाँ टू सपोर्ट, टू मेक अ कॉपी ऑफ फॉर डेटा। हाँ, तो आपका मतलब है ऊपर उठाना या सहारा देना। तो पहला मतलब है किसी को सपोर्ट करना, माई फैमिली विल ऑलवेज बैक मी अप। मेरा परिवार हमेशा मेरा समर्थन करेगा। और दूसरा मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जहां आप डेटा की एक कॉपी बनाकर उसे सुरक्षित करते हैं। यू शुड बैकअप योर फाइल्स। आपको अपनी फाइलों का बैकअप बनाना चाहिए। तो ब्रेकडाउन, बैक यानी सहारा और अप यानी ऊपर उठाना। इसकी ट्रिक तो ये हो सकती है कि किसी की बैक यानी पीठ पर हाथ रखकर उसे अप करना, मतलब सपोर्ट करना। बिल्कुल। सोचिए, एक दो स्टेज पर घबरा रहा है और आप उसे कहते हैं डोंट वरी, आई विल बी इन द ऑडियंस टू बैक यू अप। और उसी वक्त कंप्यूटर पर एक पॉपअप आता है, टाइम टू बैकअप योर डेटा। दोनों ही सपोर्ट हैं। तो बैकअप मतलब समर्थन या डेटा की कॉपी। चले, बैक वाला परिवार तो पूरा हुआ। अब नंबर 27, बेल ऑन, हिंदी में छोड़ देना, निकल जाना। परिभाषा है टू लीव समवन। हाँ, और ये एक अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब है। बेल ऑन का मतलब है किसी को अचानक किसी प्लान या स्थिति में अकेला छोड़ देना, अक्सर बिना बताए। ये बैकआउट जैसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति को छोड़ने पर ज्यादा जोर है। माई फ्रेंड वॉज सपोज टू मीट मी बट ही बेल्ड ऑन मी। मेरे दोस्त को मुझसे मिलना था पर उसने मुझे छोड़ दिया, मतलब नहीं आया। हाँ, तो ब्रेकडाउन है, बेल यानी छोड़ना और ऑन मतलब किसी पर। और इसकी ट्रिक थोड़ी फनी है, किसी को बेल यानी जमानत पर छोड़कर भाग जाना। हाँ, ये याद रहेगा। तो सोचिए, मूवी का प्लान बना और दोस्त ने ऐन मौके पर फोन करके कहा सॉरी आई हैव टू बेल ऑन यू। बिल्कुल, जब कोई प्लान से हटकर आपको अकेला छोड़ दे तो वो आप पर बेल ऑन करता है। ठीक है, अब इसका उल्टा सा लगता है। नंबर 28, बेल आउट, मतलब संकट से निकालना। सोर्स कहता है टू रेस्क्यू फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली फाइनेंशियल। हाँ, ये बेल ऑन का लगभग उल्टा है। आउट मतलब बाहर निकालना, बेल आउट का मतलब है किसी को मुश्किल, खासकर पैसों की तंगी से बाहर निकालना। जैसे द गवर्नमेंट हैड टू बेल आउट द फेलिंग बैंक। सरकार को डूबते हुए बैंक को संकट से निकालना पड़ा। इसका ब्रेकडाउन तो हुआ, बेल यानी जमानत और आउट मतलब बाहर। और ट्रिक, बेल यानी पैसे देकर किसी को मुश्किल से आउट करना। विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे कोई कंपनी दिवालिया हो रही है। हाँ, और एक बड़ी कंपनी उसे खरीदकर बेल आउट करती है, यानी बचा लेती है। मुश्किल से बचाने को बेल आउट कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला है नंबर 29, बैंक ऑन, मतलब निर्भर होना। परिभाषा है टू डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। सोचिए, आप अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, निर्भर रहते हैं। बस यहीं से आया है बैंक ऑन। इसका मतलब है किसी व्यक्ति या चीज पर पूरा भरोसा करना। यू कैन बैंक ऑन मी टू बी देयर, तो मुझ पर वहां होने का भरोसा कर सकते हो। तो ब्रेकडाउन हुआ, बैंक यानी बैंक जैसा भरोसा, और ऑन मतलब किसी पर। और ट्रिक भी यही है, किसी पर बैंक जितना भरोसा करना। तो एक क्रिकेट मैच में कप्तान अपने सबसे अच्छे गेंदबाज से कहता है आई एम बैंकिंग ऑन यू टू विन दिस मैच फॉर अस। बिल्कुल सही। जब आप किसी पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो आप उस पर बैंक ऑन करते हैं। और आज का आखिरी नंबर 30 है बैंकअप, मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। सोर्स कहता है टू एक्यूमुलेट और गैदर। हाँ, यहाँ अप का मतलब है बढ़ाना, जैसे नदी के किनारे मिट्टी जमा होकर बैंक यानी किनारा बनाती है। वैसे ही बैंकअप का मतलब है किसी चीज को जमा करना या ढेर लगाना। बिल्कुल।
द स्नो बिगैन टू बैंक अप अगेंस्ट द विंडोज। बर्फ खिड़कियों के सामने जमा होने लगी थी। तो ब्रेकडाउन है बैंक यानी किनारे की तरह, और अप मतलब इकट्ठा होना। इसकी ट्रिक हो सकती है बैंक में पैसे अप करते जाना, यानी जमा करते जाना। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है याद रखने का। विजुलाइज कीजिए कि पतझड़ में हवा से सूखी पत्तियां उड़कर आपके घर के कोने में बैंक अप हो रही हैं। देर लगने को बैंक अप कहते हैं। तो ये थे आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स, और हमने देखा कि कैसे बैक या बैंक जैसे एक ही शब्द के साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस जोड़कर मतलब को पूरी तरह बदल देते हैं। बिल्कुल, और ये महज एक शुरुआत है। फ्रेजल वर्ब्स अंग्रेजी को ज्यादा स्वाभाविक और जीवंत बनाते हैं। यहाँ एक विचार छोड़ जाता हूँ, अगली बार जब कोई अंग्रेजी फिल्म देखे या गाना सुने तो ये ध्यान देने की कोशिश करें कि कितनी बार इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये तो दिलचस्प होगा। हो सकता है आप हैरान रह जाएं कि ये हमारी रोजमर्रा की भाषा का कितना अहम हिस्सा है। बहुत ही बढ़िया बात कही। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.